अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ARY न्यूज़ से लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। लंदन से ये खबर आ रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में MQM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब समेत दीगर शख्सियात पर ये इल्जामात खत्म कर दिए गए हैं और ये अहम इतला उस वक्त सामने आई जब आज मुल्क की आला सियासी और अस्करी क़यादत का इजलास हुआ, जबकि उज़ैर बलोच के हवाले से जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है अब हर तरफ यही बहस जारी है कि क्या इसके नतीजे में मजीद गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। इस समेत दीगर आम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ARY की इंतज़ामिया का बहुत शुक्रिया और नाज़रीन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी दुआओं में और नेक तमन्नाओं में याद रखा। और इस तमाम अरसे जितनी देर में ARY पे नहीं आया, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप दोबारा ARY में चले गए, कैसा लग रहा है? तो मैंने कहा जी दोबारा ARY में नहीं गया, गालिबन ये फैमिली रियूनियन हुई है ARY के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज दोबारा कई बरसों के बाद ARY पे आके, और अब इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, इससे पहले कि लंदन से जो इत्तलात सामने आ रही हैं उस हवाले से डिस्कशन करें, एक क्लिप प्ले करना चाहूँगी जो आपने गुज़िश्ता के प्रोग्राम में इस हवाले से जिक्र किया था और बहुत पहले किया था। उस क्लिप को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद बाकायदा डिस्कस करेंगे बाकी खबरों पर। जी नाज़रीन, देखिए, मैं तो आज से 2 महीने पहले कह चुका हूँ कि हमाद सिद्दीकी और उज़ैर बलोच आपके मुल्क के अदारों के पास हैं। सही, बस कुछ आएंगे। एक तो यह है कि उज़ैर बलोच ईरानी पासपोर्ट पे थे, ईरानी नेशनल थे, ईरानी नेशनल हो गए थे। आप पूछेंगे उज़ैर बलोच ईरानी नेशनल क्यों हो गए थे? मैं आज बड़ी खुल के बात करने के मूड में हूँ। उज़ैर बलोच काम कर रहे थे ईरानी इंटेलिजेंस के लिए, मेरी इत्तला के मुताबिक ईरानी इंटेलिजेंस के लिए वो काम कर रहे थे, और ईरान ने उसके, हमारा पड़ोसी बरादर मुल्क है लेकिन बहरहाल चलते हैं इस तरह के मामला, जो मुश्तक इत्तलात है मैं वो बता रहा हूँ। ईरानी पासपोर्ट पे थे, मस्कत जा रहे थे और उसके बाद वो मस्कत से निकले, आगे निकले, उधर से निकले और दुबई के उसमें पकड़े गए। उसके बाद ये हुआ कि UAE की गवर्नमेंट ने से ईरान ने कहा कि उज़ैर बलोच हमारे मुल्जिम ने हमारे यानी हमारे शहरी हमारे हवाले किया जाए, पाकिस्तान ने कहा कि हमें दिया जाए। यानी इस हद तक मामला आज मैं खुल के बता रहा हूँ कि क्या हुआ, मतलब जो मुश्तक इत्तलात हैं, गलत भी हो सकती है। उज़ैर बलोच पे 2 मुल्कों में बाकायदा हुआ कि वो ईरान कह रहे हमारे हैं, पासपोर्ट होल्डर हैं, क्योंकि पासपोर्ट ईरान का था। अच्छा, अब उज़ैर बलोच जनाब बड़ी हाईएस्ट लेवल पे रियासतों में फिर बात हुई, जो हाईएस्ट लेवल होते हैं, यानी नवाज शरीफ तो जूनियर लेवल है ना, जो रियासत बात करती है, जब जहां जरदारी साहब होती है रियासत बात करती है, रियासत के साथ दूसरी रियासत के साथ कि ये बंदा, फिर उसके बाद उज़ैर बलोच, क्योंकि उज़ैर बलोच का था कि ईरान, मालूम है ईरान का, यानी आपने उसको दिया है पासपोर्ट दिया हुआ है, तो किसको उस पर दिया हुआ है? उसके बाद जनाब उज़ैर बलोच जो है वो आ गए, और उज़ैर बलोच आखिरी कार्ड है। ये खेल, ये हाउस ऑफ कार्ड जो है ना, ये भी ताश के पत्ते गिरेंगे तो उसमें उज़ैर बलोच निकलेंगे। हाजी नासिर जो है इसके पास उज़ैर बलोच ने क्याम किया। जब पाकिस्तान से उज़ैर बलोच निकल गए तो उज़ैर बलोच तकरीबन 2 साल ईरान में इस शख्स के पास रहे जिसका नाम है हाजी नासिर। और ये फैसल पठान, आसिफ मिठल, फैसल पठान, ये संगुलिन इलाका है वहां का, सिकंदर सक्कू, ये सारे के सारा एक ग्रुप है जी। और अब मैं आपको मजीद बता रहा हूँ, मुलव्विस जो हैं या उनका कोई लिंक रहा है इनके साथ, हाजी नासिर के साथ। ये हाजी नासिर गालिबन इस वक्त ईरान में है, वो इस वक्त पहुंचे हैं कराची जी। अब इससे ज्यादा बात आप कहें तो मैं कर देता हूँ। वो कराची पहुंचे हैं, खयाबान बुखारी डिफेंस में मौजूद हैं, और 22 नंबर स्ट्रीट पे जो 2 घर थे उज़ैर बलोच के जी, वहां पे इन लड़कों का आना जाना है और ये कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, उज़ैर, ये तो बहुत से लोग पकड़े गए इसमें और ये सारी बातें हो भी गई, उसी तरह से सामने आई। उज़ैर बलोच जो हैं वो 2014 में, सारी अब तो मेरे पास कोई मुझे बात पुरानी दोहराने की जरूरत नहीं है, मस्कत से दुबई जाते हुए उनको बॉर्डर पे पकड़ लिया, और अब आगे क्या होगा? अच्छा, अब इनका जो लिंक है वो आगे जाके कहीं निकलेगा अयान अली के साथ। अयान अली जो पैसा लेके जा रही थी बाहर, गालिबन वो एक, अयान अली को शायद खुद भी नहीं पता था, उन्होंने जिसको देना था उन्होंने उज़ैर के वकील को देना था, तो वो अब एक लिंक निकलेगा। और ये भी कि उज़ैर बलोच और डॉक्टर आसिम हुसैन जो हैं उनका भी एक और नया लिंक निकलने वाला है, क्योंकि उज़ैर बलोच जो बोलना शुरू हुए हैं वो डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी से कैसे रिलेटेड है। और प्लस लंदन की खबर में बाद में आता हूं, लेकिन मैं पहले आपको इस्लामाबाद की बैठक बता दूं। आज इस्लामाबाद की जो बैठक हुई है ना, जिसमें वजीर आजम मौजूद थे और आर्मी चीफ मौजूद थे, जनरल राहिद शरीफ, उसमें एक बहुत अहम बात पहली दफा दिखी है इस्लामाबाद में, और वो एक कौमी एक्शन प्लान के ऊपर बात हुई है। अफगानिस्तान पे बात हुई है, इंडिया पे बात हुई है, उज़ैर बलोच पे बात हुई है, कराची ऑपरेशन पे बात हुई है, रेंजर्स इख्तियारात पे बात हुई है, तमाम मामलों पे बात हुई है। लेकिन 2 शख्सियात तो हमेशा इस तरह के इजलास जब होते थे उसमें मौजूद होती थी, वो आज नहीं थी। नंबर 1 इसहाक डार,
जो दुबई में हैं, और एक आध दिन वो ऊपर नीचे पहले भी इजलास हो सकता था, लेकिन वो इसहाक डार साहब आज पहली दफा इस किस्म के किसी इजलास में नजर नहीं आए। और दूसरे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हमेशा मौजूद होते थे इन इजलासों में, वो भी मौजूद नहीं थे। और तीसरा और चौथा शख्स अगर मैं कहूं तो वो सरताज अजीज और तारिक फातमी, क्योंकि खारजा के हवाले से डिस्कशन हुआ, अफगानिस्तान के हवाले से, इंडिया के हवाले से नासिर जंजुआ साहब मौजूद थे, डीजी ISI मौजूद थे आर्मी चीफ के साथ, डीजी MI मौजूद थे, डीजी MO मौजूद थे, लेकिन इसहाक डार साहब जिनके बारे में ये एक गुमान है इक़्तिदार के वानों में भी और बाहर भी कि वो कौमी एक्शन प्लान नेक्टा के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं देते, यानी एक ऐसा शख्स वो वहां मौजूद नहीं था। इसी तरह से सरताज अजीज, तारिक, यानी कोई भी। और उज़ैर बलोच जब डिस्कस हुए, क्या क्या बातें डिस्कस हुई, एक तहफ़्फ़ुज़ात बताए गए नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब की ये वो मीटिंग थी आज जो एक हफ्ता पहले होनी थी, पीर के रोज, एक हफ्ता डिले हुई, और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया अस्करी क़यादत ने। उनको बताया कि उज़ैर बलोच के बाद अब बाकी जो लोग हैं जिनका नाम ले रहे हैं उज़ैर बलोच, उनके नाम ECL पे जा सकते हैं या उनको गिरफ्तार करना पड़े। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल अच्छा है। चौधरी निसार साहब बड़े खुश नजर आए आज, मतलब आज चौधरी निसार ही बैठे थे ना अकेले, मतलब है कि मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा जो वाहिद सिविलियन थे वो चौधरी निसार साहब थे। और चौधरी निसार साहब जो है बड़े खुश, बड़े, यानी उनको मुस्कुराता हुआ देखा गया उस इजलास के बाद। और फिर उसके बाद आप कमाल देखें कि इससे पहले चौधरी निसार के बारे में पीपल्स पार्टी की क्या राय थी, और आज इजलास खत्म होता है, चौधरी निसार टेलीफोन करते हैं कैम अली शाह साहब को, और कैम अली शाह साहब कहते हैं कि मैंने रेंजर्स की समरी आपको भेज दी है। तो कह रहे भेज दी है, तो यार ऐसे में वो कह रहे भेज दी आपको, और वो कराची आना जाना कहीं साइड पे चला गया उनका, चौधरी निसार साहब का। वो कह रहे हैं दावत अभी तक बरकरार है, आप पहले रेंजर्स की साइन कर दें। तो फटाफट रातों रात या शामो शाम या दोपहरों दोपहर कहीं कोई इजलास हुआ है सिंध काबीना का, उसमें रेंज इख्तियारात मंजूर होके समरी यहां आ गई है। ना आती तो क्या होता है, पहले चौधरी साहब कह चुके थे कि जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था वैसे ही कर देंगे। तो ये एक अजब तमाशा हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल, उनको हदायत आई है जरदारी साहब की तरफ से कि आपने एक लफ्ज नहीं बोलना अब चौधरी साहब के बारे में। स्ट्रिक्ट सख्त इंडिकेशन, सख्त अहकामात हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत को कि आपने चौधरी निसार के बारे में कुछ नहीं बोलना। और ये हदायत उस वक्त आई है जब उज़ैर बलोच सामने आए हैं चौधरी निसार और डीजी रेंजर्स के टेलीफोन कॉल के बाद। और उज़ैर बलोच जो हैं, अब उज़ैर बलोच जो सामने आए हैं, मैं आपको बताऊं उज़ैर बलोच की कहानी आगे भी चलेगी, लेकिन उज़ैर बलोच का सामने आना वो लिंक है डॉक्टर आसिम हुसैन से, क्योंकि उज़ैर का ख्याल यह था कि मुझे यूज करेंगे, मैं सारे बयान दे दूंगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद किसी और की गिरफ्तारी नहीं होगी। कई महीने पहले से जब उज़ैर कस्टडी में थे, मुख्तलिफ अदारों के पास थे, तो उनका उज़ैर का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि कुछ नहीं होगा, कुछ किसी को नहीं पकड़ेंगे, मैं बात कर दूंगा, आप मुझे मार देंगे, मुझे बाबा लाडला बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो नाम नहीं ले रहे थे। तो उसके बाद जब डॉक्टर आसिम को पकड़ा, जब डॉक्टर आसिम को पकड़ा जिस दिन, उसके बाद उज़ैर ने एक्चुअली बोलना शुरू किया। उसके बाद उज़ैर को यह अंदाजा हुआ कि अब मामला डॉक्टर आसिम पे चला गया है, तो इसका मतलब है कि और भी मामला आगे जा सकता है। तो फिर उज़ैर बलोच ने बात करनी शुरू की, और यानी वो लिंक है डॉक्टर आसिम के साथ। और इसके अंदर अब जैसे मैंने पहले कहा था कलमी जमातें भी आ जाएंगी, इसमें डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच को भी उन्होंने जैसे पनाह दी लियारी के अंदर। इसके अंदर अब हाजी हारून नाम का वो जो एक करेंसी मनी चेंजर उनको पकड़ा हुआ है, वो सामने आ जाएं, निसार मोराई सामने आ जाएं, मोहम्मद अली शेख, यानी बाकी सारे जो जिन जिन अफसरान का ये नाम लेते जा रहे हैं। देखिए फर्क क्या है, फर्क यह है कि डॉक्टर आसिम पहले गिरफ्तार हुए और फिर उसके बाद उनके तफ्तीशी मराहिल का आगाज हुआ कि उन्होंने क्या कहना है, क्या नहीं कहना, सबूत मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, वकील आ गए। उज़ैर बलोच पहले ही सारी बात कर चुके हैं, ये ज़हन में रखें। उज़ैर सब कुछ बता चुके, ताउन कर रहे हैं। मतलब उसे पूछा जा रहा है कि एक बार बताओ, 10 बता रहे हैं। मतलब उज़ैर को पता है अच्छी तरह कि मुझे अगर सिक्योरिटी कहीं मिलेगी तो अदारों की तहवील में मिलेगी, बाहर निकला तो मैं मार दिया जाऊंगा। खालिद शहनशाह का वो नाम ले रहे हैं, वो बिलाल शेख का नाम ले रहे हैं, वो आमिर शाह एक PIA पीपल्स यूनिटी का के सदर थे गालिबन, उनको मार दिया गया था उनके इलाके में। और तो ये सब नाम वो लेते जा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जिन शख्सियात का वो नाम ले रहे हैं, इनके नाम ECL में और गिरफ्तारियां, और चौधरी निसार के बारे में स्ट्रिक्ट इंडिकेशन है कि आपने एक लफ्ज नहीं बोलना। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। इसके अंदर जो एक और बात मैं बताऊं आपको खालिद शहनशाह के हवाले से। खालिद शहनशाह, ये लोग अक्सर ही पूछ रहे हैं कि खालिद शहनशाह का क्या मसला हुआ। खालिद शहनशाह कराची चला गया, खालिद शहनशाह कराची में रहता था। खालिद शहनशाह बिलावल हाउस से निकले अपने घर जाने के लिए, उसके साथ गार्ड्स होते थे। खालिद शहनशाह के गार्ड्स ने खालिद शहनशाह को डिच किया और उसकी मुखबरी हुई, और खालिद शहनशाह जब घर पहुंचा तो उसके बाद खालिद शहनशाह को मार दिया गया। इसमें एक जो सवाल उठेगा वो आगे जाके ये भी उठेगा कि जो उज़ैर बलोच का जो सीनियर था, यानी जिसकी जगह ली उज़ैर बलोच ने, रहमान बलोच या रहमान डकेत, उसको चौधरी असलम ने क्यों मारा? और उसको यानी वो जो बात थी कि उसको चौधरी असलम ने नहीं मारा था, लियारी वाले जो उस वक्त शोर कर रहे थे, एहतजाज कर रहे, वो सही कर रहे थे, उसको मार दिया था ये उज़ैर बलोच के साथियों ने।
और उसके बाद एक तरह से उसकी लाश हैंड ओवर हुई थी चौधरी असलम के, क्रेडिट ले लिया तो पुलिस ने कि हमने मुकाबले में मारे। तो ये सारी चीजें, अब जब पुलिस ऑफिसर्स हैं, अच्छा इसके अंदर बेशुमार वो लोग जो मिलते रहे, अब एक थरथली सी मची हुई कि किस किस का नाम लिया उज़ैर बलोच ने। उज़ैर बलोच के पास इत्तेफाक से वो मुलाकातें होती थी, सीसीटीवी लगे होते थे वहां पे, एक एक आदमी होता था, कई लोगों ने काम करवाए उससे, फिशरीज का जो ओहदेदारान है उनका पैसा बाहर जाता रहा। लाशों के हवाले से जो मैंने पहले कहा था कई दफा के उज़ैर के घर को और आसपास के इलाकों को कहीं पे खोदा जाएगा तो वहां से इतनी लाशें निकली। उज़ैर ने खुद कहा है कि मैं लियारी नदी में फेंकता रहा, बाकी जगह पे दबाता रहा। तो मुझे बस ये है कि ये बाकी जगह पे बात इतने से नहीं हुई, हालांकि हमारे बहुत से शायद कोलीग्स को इल्म होगा या नहीं था, लेकिन जब मैं ये बात करता रहा 1 साल से तो किसी ने उस वक्त उज़ैर बलोच का नाम भी नहीं लिया कि उज़ैर बलोच कहाँ पे हैं, कस्टडी में है नहीं है। और अचानक 2-3 दिन पहले जैसे उज़ैर बलोच जाहिर हुए, ज़हूर पजीर हुए कराची में, ये तो मिठा राम हॉस्पिटल में, तो मिठा राम हॉस्पिटल जो है ना वो मिठा राम का नाम लिखा जाएगा कराची ऑपरेशन की तारीख में। तो डॉक्टर आसिम वहां से निकले तो उसी कमरे में अब उज़ैर वो तैयारी हो रही थी कि उज़ैर आ जाए, उज़ैर कहीं और जाएंगे तो कोई और आ जाएगा। तो ये मिठा राम हॉस्पिटल डीजे साइंस कॉलेज। डॉक्टर साहब एक ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद मैं आपको लंदन से बताता हूं। बिल्कुल ब्रेक से वापस आ जाएंगे तो बिल्कुल लंदन से जो खबरें आ रही हैं उस हवाले से मजीद डिस्कस करेंगे। जी नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, लंदन से जो खबरें सामने आ रही हैं किस तरह देख रहे हैं आप इस पेशरफ्त? इस्लामाबाद और लियारी से गुजरते हुए लंदन चलते हैं। जी देखिए, मैं एक तो मैंने कहा ये 2-4 दिन जरा थोड़ी सी ब्रेक भी ली जाए, PRY पे आना था तो मैंने कहा जरा थोड़ा सा जबरदस्त हो जाए, काम जरा आगे चले तो उसके बाद जो है वो देखा जाए कि, क्योंकि मैं मुसलसल ये कह रहा था कि ये ऑपरेशन तेजी से आगे जाएगा और अचानक आगे जाएगा और अचानक आगे जाएगा और गिरफ्तारियां होंगी और नैब के केसेस खुलेंगे और फाइलें हिल जाएंगी और ये होगा। आज आपने सुप्रीम कोर्ट के अगर ऑब्जर्वेशन देखी हो जो तौहीन अदालत केस था सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट पे, तो उसके ऊपर सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट पेश नहीं हुए अदालत में। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आइंदा आप नहीं आएंगे तौहीन अदालत लगेगी वजीर आजम पे और अडियाला जेल में काफी जगह है। तो मतलब बड़ा टेंस माहौल है इस्लामाबाद का। अच्छा, ये जो रेंजर्स और डॉक्टर आसिम और अयान अली और MQM और मुस्लिम लीग नून और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, इसमें सारी बातें सुन के मुझे, मैं इधर थोड़ा सा बताऊं, अल्लामा इकबाल का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का उनका शेर है। उसका पहला मिसरा है कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। अच्छा, जब अल्लामा ने ये मुशायरे में शेर पढ़ा, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा अल्लामा ये क्या बात कर रहे हैं आप, इश्क की तो इंतहा हो नहीं सकती। तो अल्लामा ने कहा कि 1 मिनट, दूसरा मिसरा तो सुन ले, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। मतलब बात यह है कि यहां पर जो तमाम शख्सियात, तमाम लोग अपने अपने वो पत्ते वत्ते लगा के सारे बैठे हुए थे कि मामला ठंडा हो गया है, ये मीडिया में ऐसे कर लेंगे, ये धमकियां लगा देंगे, सेटिंग हो गई हमारी। उसके ऊपर तो मेरे ख्याल से डीजी रेंजर साहब ने भी कुछ इरशाद फरमाया कि सेटिंग्स का तासुर ही गलत है। ये तासुर आम था कि सेटिंग्स हो गई हैं, इसको करेंगे उसको नहीं करेंगे, ये होगा, सिलेक्टिव होगा। तो आप देखें DHA कराची स्टार्ट हुआ है, DHA अभी लाहौर चला था, DHA कराची शुरू हो गया है। उसके साथ ही खुर्शीद शाह साहब के ऊपर नैब और कुछ और वज़रा के ऊपर जो है वो नैब के मुकदमात और सारे मामला खुलने जा रहे हैं। और उसके साथ ही ये अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। देखिए, ये अक्रॉस द बोर्ड इसलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं से शुरू होना था। MQM के बाद, अच्छा MQM के हवाले से मैं एक बात बताऊं, मैं लंदन की बात करूंगा। एक बहुत अहम गिरफ्तारी कराची में हुई है मेरे ख्याल से 2 या 3 रोज पहले, और वो गिरफ्तारी थी एक साहब है जिनका नाम है मिनहाज काजी। ये नाम नोट कर लें और याद रखें सर। मिनहाज काजी जो हैं, ये मिनहाज काजी असल में वो साहब थे या वो साहब हैं जिनके लिए 9-0 पे छापा पड़ा था। 9-0 पे जो छापा पड़ा था वो जिन साहब के लिए पड़ा था, जो लोग गिरफ्तार हुए उनके लिए छापा, वो लोग शायद इतने इंपॉर्टेंट, जो साहब असल थे वो मिनहाज काजी। और मिनहाज काजी साहब जो हैं वो वहां से निकलने में कामयाब हो गए थे। मिनहाज काजी साहब को, यानी अहम तरीन साहब मिनहाज काजी थे, और मिनहाज काजी साहब को मेरे ख्याल से 2 या 3 रोज पहले रात के वक्त उनको गिरफ्तार किया गया। एक खामोश किस्म की अंडरस्टैंडिंग कह लें इसको, इसके लिए कोई और लफ्ज़ नहीं, लेकिन एक खामोश सा जिसे कहना चाहिए ना कि थोड़ा सा सीज फायर सा महसूस हो रहा है, और वो MQM और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। और वो बड़ा जरूरी भी था इस वक्त और बड़ा अच्छा भी था, क्योंकि जो ये बल्दियाती इलेक्शंस और वसीम अख्तर साहब का जीतना और कराची का मैंडेट और सारा था, उसमें MQM बिल्कुल अपने आप को महसूस कर रही थी कि हम दीवार से लग गए हैं और बाकी किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस मरहले पे MQM को एक बड़ी रिलीफ मिली है। कराची में भी गालिबन उनके मसाइल कुछ हल होंगे आने वाले दिनों में, और हल होने चाहिए, उनको भी चाहिए कि वो जरा अपने मामला दुरुस्त करें, बाकी पार्टियों के साथ भी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, और जरा आराम से सुकून से जैसे चलते हैं हमेशा वो चलें। और जो हकूक हैं और बल्दियाती जो इख्तियारात की बात हो रही है, जो भी पॉलिटिकल बातें हो रही हैं वो उस पर चलें। लेकिन जो क्राइम है, वो क्राइम तो देखिए आ गया पहले MQM के ऊपर, अब आ गया है पीपल्स पार्टी पे। और ये पीपल्स पार्टी नहीं है,
ये अब इसमें आप अगर देखें तो सिंध के अंदर जमाते हैं उनका भी लिंक निकलेगा, पंजाब के अंदर जो कलदम जमाते हैं उनका लिंक निकलेगा, सिटिंग मिनिस्टर्स के साथ वफाकी सतह पे भी सूबाई सतह पे भी। तो ये जराइम को सियासत से अलग कर दिया जाए, जो बात बार बार हो रही है, यानी सियासत को अब नजरियात की सियासत बनाए, चाहे वो हकूक की हो, चाहे वो इंसाफ की हो, अदल की हो, जो भी हो, लेकिन उसको जराइम से अलग करें। अब आप मुझे ये बताएं कि 100 बंदे को उठा के और या 200 बंदे या 1000 आदमी, कितने लोगों का जिक्र आ रहा है उज़ैर बलोच साहब, यानी गर्दनें काट के आप उनको फेंक रहे हैं, किसी को लियारी नदी में, किसी को वहां फेंक रहे हैं, किसी को उधर फेंक रहे हैं। और उसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है 2003 से, यानी आप अंदाजा लगाएंगे 2003 से, और फिर उसमें साबिक वफाकी वज़रा, एक वजीर का भी नाम इन्होंने इंक्लूड किया है, जिनका जिल बाद में कि उनके कहने पे 100 बंदा मार दिया, यानी 100 बंदा सिर्फ एक वजीर के कहने पे, साबिक वजीर के कहने पे मार दिया। तो कराची और सिंध और बलूचिस्तान और बाकी मुल्क किस तरह से किन लोगों के हाथ में रहा है पिछले कई सालों से, यानी ये पीपल्स पार्टी का दौर आने से पहले भी वहां पे ये सूरत हाल थी, इतनी खराब नहीं थी जितनी उसके बाद बनी। तो मेरा ख्याल है कि अब वो ईसीएल के नाम जैसे डलेंगे फौरन, कई साथ जो हैं उनको खामोशी से ये मैसेज है कि आप एयरपोर्ट पे जाने से पहले जरा चेक कर लें एक दफा, ऐसा ना एयरपोर्ट पहुंच जाए और एम्बेरसमेंट हो जाए कि आपको साइड पे पकड़ के कहीं बिठा दिया, या पता चला 2 दिन बाद आप मिठा आराम से बरामद हो रहे हैं, तो आप जरा आराम से इधर उधर बैठ जाएं। और वो तमाम शख्सियात खासतौर पर जिनका उज़ैर बलोच के साथ तस्वीरें हैं, जिनका उज़ैर बलोच नाम दे चुके हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर आसिम ने तो गिरफ्तारी के बाद दिया ना, तो हर एक को पता है, अच्छा मिठा आराम में अच्छा वकील जाएगा, अच्छा मिलेगा। यहां समझ नहीं आ रही कि उज़ैर क्या क्या बता चुका है, उज़ैर ऑलरेडी क्या क्या बयान कर चुका है, उज़ैर ने किस किस का नाम ले दिया है, और उज़ैर कोऑपरेट कर रहा है। उज़ैर के साथ कोई यानी जब ये वकील उनके आए ख्वाजा नवीद साहब, तो उज़ैर कह रहा था कि मुझे वकील भी नहीं चाहिए, उन्होंने कहा जी आप साइन करवा लें, तो फिर वकील को उन्होंने, उज़ैर कहते हैं बिल्कुल सुकून से आराम से बैठा है, उसका फौजी अदालत में मुकदमा भेज दें, उसको कहीं भी भेज दें, उसने खुद बहुत सारे काम किए उसको। अब जब आप इस तरह के काम करते हैं जिंदगी में, और जैसे बाबा लाडला जो था वो तो एक सरफिराज आदमी था, तो जब ये रहमान को मार दिया तो बाबा लाडला ने बनना था जानशीन, लेकिन बाबा लाडला सरफिराज आदमी था, वो सियासी भी नहीं था, वो बस गोली मारो और ये करो, तो वो उसको भी मार दिया, उसको बाबा लाडला को भी मारा मुखबरी करके इन लोगों ने। इस किस्म के कामों में होता यही है कि कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ये चूंकि अपने दोस्तों की मुखबरियां करते हैं, फिर दोस्तों के हाथों मारे जाते हैं, फिर आगे छोटे बच्चों को ट्रेन करते हैं, फिर, और ये बात सिर्फ लियारी की नहीं है, यानी आप लियारी को देखें तो आपको एक बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कोई इंडियन मूवी है अंडरवर्ल्ड के ऊपर बनी हुई है कि एक लड़का जो है नौजवान वो कहता है कि मैं अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के, और इलाके के लोग उसे मसीहा समझ रहे हैं और वो मारता जा रहा है और वो सियासत में आ गया और बड़े बड़े लोग उसके घर जाए, बिल्कुल जैसे फिल्मों में होता है, और आखिर में वो पकड़ा गया और फिर उसके बाद वो गवाही दे रहा है और बागी हो गया कि मुझे तो पीपल्स पार्टी डिसोन कर गई है, और देखो पीपल्स पार्टी का लोग जो मेरे घरों पर आते थे, मेरे हाथ चूमते थे, मुझे सर पर उठाते थे, मुझसे भीख मांगते थे, मुझसे यानी मदद मांगते थे, मदद तलब करते थे, और ये पूरा नेशन वाइड, जैसे मैंने बताया ना आपको कि अल्लाह नजर बलोच भी पना ले रहा है, तो बाकी पंजाब से भी लोग आ रहे हैं, तो इधर भी, तो जब पूरा आपने नेशनल लेवल पे एक अंडरवर्ल्ड और फिर उसके बाहर से कनेक्शन जुड़ गए बाकी रियासतों के साथ, आसपास की रियासतों के साथ, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस मौके पे मैं तो ये कहूंगा कि प्रॉक्सी वॉर थी, एक तरह से प्रॉक्सी वॉर थी। अब एक साइड बाबा लाडला की, एक साइड ये उज़ैर बलोच की थी, एक मुल्क सपोर्ट कर रहा था, तो देखना यह है कि अब वो प्रॉक्सी कर रहा था, क्या हो रहा था, पासपोर्ट कैसे था, असली था, जाली था, कौन से लोग पाकिस्तान में बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में एक्सपोज होने जा रही है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि एमकेएम को रिलीफ मिली है, एक उनके जो वांटेड साहब थे वो खामोशी से अंदर गए हैं, मिनाज गाजी, ये उनको रिलीफ मिली है लंदन, और साथ ही थोड़ा सा जैसे कहना चाहिए ना कि एक स्पेस मिली है, क्योंकि एमकेएम बिल्कुल फील कर रही थी हम दीवार से लग गए हैं, और वो ऐसे ही हो रहा था कि बिल्कुल वन साइडेड एमकेएम, तो वो अब मेरा ख्याल से दूसरी साइड पे गई है। और डॉक्टर आसिम हुसैन की गिरफ्तारी, जैसे मैंने पहले कहा, डॉक्टर आसिम हुसैन की गिरफ्तारी एक तरह से समझ लें कि उज़ैर बलोच साहब की एक तरह से फरमाइश, उन्होंने कहा कि आप किसी बड़े को नहीं पकड़ेंगे कस्टडी में, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। उज़ैर बलोच का ख्याल था कि किसी बड़े को नहीं पकड़ेंगे, डॉक्टर आसिम को पकड़ के उज़ैर बलोच साहब को दिखाया गया कि ये भी हो सकता है, फिर उज़ैर बलोच साहब ने कहानियां सारी सुनानी शुरू की। तो जब डॉक्टर आसिम हुसैन वहां चक्कर लगा रहे थे मिठा आराम से, एक अदालत, दूसरी अदालत, तीसरी अदालत, चौथी अदालत, तो यहां पर उज़ैर बलोच इस दौरान वो सारा बयान कर रहे थे और उनकी जमानत भी नहीं हो रही थी, नाम भी आ रहे थे, तो यहां उज़ैर बलोच ने फिर बोलना शुरू कर दिया, उसको पता था कि मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे मरवा दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, अब इत्तला तो ये भी आ रही है कि उनका मुकदमा शायद फौजी अदालत में भेजा जाएगा, फौजी अदालत में भेजा जाएगा। और मैं आपको ये बताऊं कि जो आज यहाँ इतलात हैं इस्लामाबाद में, वो ये है कि जो मुलाकात हुई है सुबह, वो उस मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात अस्करी क़यादत की तरफ से दिए गए हैं, चौधरी साहब की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैंने पहले आपको बताया कि उस मीटिंग के अंदर 2 वज़रा, बल्कि 4 वज़रा, अगर आप तारिक फ़ातमी साहब और सजाद जैसे कोई आज़ादा वज़ीर ले लें तो 3 या 4 वज़रा उस मुलाकात में नहीं थे, जो हमेशा बैठे होते थे, और जिन्हें मतलब वहाँ मेरे ख्याल से कोई नाम भी डिस्कस नहीं हुए, यानी मियाँ साहब ने बस ये कहा होगा कि अच्छा, तो उनको कहा गया कि ये उज़ैर बलोच का पॉलिटिकल फॉल आउट हो सकता है।
तो उन्होंने मियां साहब ने कहा होगा कि अच्छा, मतलब है कि मियां साहब को कोई ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसी कुछ शेयर नहीं की गई कि जो वहां से लीक हो जाए और वही बन जाए जो एपेक्स कमेटी सिंध के अंदर होता था कि नाम बताया और बंदा अगले दिन मंजूर काका जहाज में बैठा फिर। तो यहाँ पर कोई मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं हुई। असल फैसले वो थे जिसमें जिस इजलास के बारे में मैं कह चुका हूं जो कराची में हुआ, जिसमें कोई सिविलियन नहीं था, क्योंकि और एपेक्स कमेटी तकरीबन दम तोड़ गई। क्योंकि आज देखें ना, आज पता नहीं सिंध काबीना का इजलास कब हुआ है, बस इजलास हुआ है किसी वक्त और उन्होंने अंगूठे लगा के सबने भेज दिए। चौधरी निसार के बारे में बिल्कुल मैं कह जिप इट, मुंह एक लफ्ज निकालना, खबरदार चुप, चौधरी निसार के बारे में कोई नहीं बात करेगा। तो मौलाना चांडियो साहब ने आज बड़ा एक तारीखी उनका बयान है और वो कह रहे हैं कि चौधरी निसार तो हमारे भी वजीर दाखिला है, चौधरी निसार सिर्फ मरकज के थोड़ी हमारे भी हैं। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और मेरा ये ख्याल है कि इसके नतीजे में उज़ैर बलोच की कहानी नहीं रुकेगी। उज़ैर बलोच इस कंडीशन पे बात उन्होंने की है कि मैं जिन जिन का नाम ले रहा हूं मुझे यकीन दिलाया जाए कि वो सारे के सारे लोग पकड़े जाएंगे या उनमें से अक्सरियत पकड़ी जाएगी। तो उसके बाद उज़ैर बलोच सामने आए, वरना उज़ैर बलोच सामने नहीं आते। इस यकीन दहानी तो सारे लोग जमा खाते रखेंगे। अब ये ECL पकड़ धकड़ और कुछ लोग तो ऑलरेडी कस्टडी में हैं, वो अचानक जाहिर हो जाएंगे। कुछ लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें मतलब माफ कर दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन पकड़ धकड़ बहरहाल होगी। और उसमें यहाँ पे नैब एक्टिव हो गई है। नैब को भी एक तरह से आप समझेंगे वो अचानक पर लग गए। वो DHA और चौधरी निसार साहब ने उधर दाखिला को स्टार्ट किया तो नैब चल पड़ी। खुर्शीद शाह साहब के मुकदमात, एक और वजीर हैं, उनके केसेस खुलने जा रहे हैं। तो तेजी से काम हो रहा है, काम हो रहा है तेजी से, और ये काम जाएगा अब इंटीरियर सिंध, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना, ऐसे करके बढ़ेगा। और इसी दौरान हुकूमत के लिए क्राइसिस मजीद पैदा हो रहे हैं। एक तो कल ये जो PIA की हड़ताल, PIA बंद कराने जा रहे हैं, और इसका मियां नवाज शरीफ साहब देखें ना, मियां नवाज शरीफ साहब को आज उन्होंने कह दिया कि आप पे तौहीन अदालत लग सकती है, अडयाला जेल खाली है। ये तौहीन अदालत शुजात अजीम साहब वाले मसले पे भी लग सकती है, जहां पे चौधरी अदालत कह चुकी है कि आप इनको हटाएं, और शुजात अजीम साहब गायब हैं कहीं, उनके PIA के डायरेक्टर भी गायब हैं, PIA के चेयरमैन भी गायब हैं, चेयरमैन के चेयरमैन सब भाग गए एकदम से, और PIA कल हड़ताल करने जा रही है, और बड़ा एक सिक्योरिटी कंसर्न है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक ब्रेक आना है, ब्रेक से वापस आ जाएंगे तो मजीद इस सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि लंदन के हवाले से बात की जाए, जो खबरें आ रही हैं आज, मोहतरमा के कत्ल के हवाले से भी आप काफ़ी बात करते रहे, उसमें एक नाम भी लेते रहे हैं। जी, मैं देखें आपको ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे तेज़ी के साथ मुख्तसर से अल्फाज में आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो काबीना है वो उसको दो हिस्सों में आप तकसीम कर दें। एक वो हिस्सा है जहां चौधरी निसार आपको तनहा नजर आ रहे हैं, चौधरी निसार आपको तनहा नजर आ रहे हैं, उनके साथ राना तनवीर साहब या एक कोई वजीर है, लेकिन कोई हैवी वेट फेडरल मिनिस्टर उनके साथ नहीं है। जो इस दूसरा ग्रुप है उसमें ज्यादातर शख्सियात हैं जो बड़े मोहतात हैं, बड़े निपतुल अंदाज में, कराची ऑपरेशन कामयाब हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब वो बड़ा बड़ा कैलकुलेटेड, और वो है इसहाक डार साहब का ग्रुप। और ये वो ग्रुप है जो पीपल्स पार्टी की क़ियादत से राब्ते में है। अब इसहाक डार साहब जो दुबई गए हैं IMF से कर्जा लेने, तो यानी IMF से वो कर्जा लेने गए हैं उस सूरत हाल में जब 11 अरब रुपया कहां खाया गया है किसी को नहीं पता। ये तेल की कीमतों में, सिर्फ तेल की कीमतों में 5 रुपए कमी हुई है पेट्रोल में। और आज मेरा ख्याल से, मैं जो काफी दिन से कह रहा था कि 40 रुपए होना चाहिए, आज शायद कुछ ऑपोजिशन के लोगों ने वो बात की कि 40 रुपए होना चाहिए लीटर। ये आपने क्या किया, खुद अनाउंस किया पहले 11 रुपए, ऐसे हुआ ना 11 रुपए, और वो फिर अब 5 रुपए कर दिया अचानक, मजाक मजाक में। तो ये कौन कीमतें कर रहा है फाइनलाइज? क्या ये डिवोर्स में हुई है, यहाँ हुई है, किसी इजलास में हुई है, कैसे? तो वो कोई बताने को तैयार नहीं है कि क्या हो रहा है। और इस सूरत हाल में जब मुल्क आपका बिल्कुल एक तरह से आप समझें कि ऊपर की तरफ जाने उतरा है कि तेल की कीमत हुई है, लोगों को रिलीफ मिलेगी, ये होगा, तो आप IMF से कर्जे किन शराइत पे ले रहे हैं? इस शर्त पे कि हमने PIA को भेज दिया, PIA तो अभी नहीं इस तरह बिका, और आपको उनके मुलाजमीन को, उनके पायलट्स को, उनकी यूनियंस को आपको इत्मीनान मिलना चाहिए। PIA के मुलाजमीन को भी चाहिए था कि कोई कहीं बैठते। यानी ये बिल्कुल एक अजीब सा मामला हुआ कि वो वहां गए हुए सागदार साहब उनसे कह रहे हैं कि हमने तो भेज दी PIA, यहाँ PIA की स्ट्राइक हो रही है। तो ये तो सिक्योरिटी इश्यूज है, ये वो इशू, ये माशी इशू नहीं है आपका कि कौमी एयरलाइन अगर स्ट्राइक पे जाती है तो ये तो पूरी दुनिया का जो सिस्टम है एयरपोर्ट्स का वो हिल जाता है। एक फ्लाइट वहां से नहीं आ रही है, एक जहाज वहां रुक गया, कनेक्टिंग फ्लाइट में लोग फंसे, ये तो अजीब तमाशा है। तो इस हंगामी सूरत हाल में बजाय इसके अच्छा शुजात अजीम साहब गायब है, वो गायब ही है कहीं, वो मुस्तकिल गायब है, मतलब आ ही नहीं रहे, मतलब कहीं निकल के आते हैं अचानक, वो अदालत उनको ढूंढ रही है। तो मेरा ये ख्याल है। और LNG का मामला फिर खड़ा होने वाला है। दोबारा मैं बार बार कहता हूँ कि शायद खान अब्बासी साहब मोहतात रहे। आज शायद खान अब्बासी साहब ने छोटी सी एक और काम किया है। एक खबर टिकट चल रहा था ना, निजी एयरलाइन ने 15% बढ़ा दिए, यानी उधर PIA में स्ट्राइक हुई, उधर एयरलाइन के किराए बढ़ गए। मतलब ये मतलब है ना कि वो छोटे छोटे काम नहीं होते, छोटी छोटी चालाकियां, छोटी छोटी नन्ही नन्ही खुशियां, मतलब वो अपनी एयरलाइन के टिकट बढ़ा दी कि PIA बंद हो गया, बढ़ा दो। तो अच्छा, तो ये मामला अब देखते हैं कि कल किस नहर पे जाता है। मैं आपको थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मोहतरमा के हवाले से। आपने बात की मोहतरमा के कत्ल के हवाले से, खालिद शहनशाह के हवाले से, एक किरदार के बारे में लोग जानते हैं। खालिद शहनशाह जो है, मैं थोड़ा सा उसको बता के फिर मैं लंदन वाले पे कंक्लूड करता हूँ, लंदन से क्या खबरें। खालिद शहनशाह जो है, उन्होंने 1988 में जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है कराची का, वहां से पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन भी लड़ा था। और मेरी खालिद शहनशाह साहब से मुलाकात हुई थी
उस दौर में जब जिन्ना हॉस्पिटल कराची के बिल्कुल सामने एक हॉकी स्टेडियम है कराची का बड़ा, और उसके साथ एक क्लब चलता था, और वहां से रमी क्लब जुआ खाने का, और वहां से ये लोग सारे आ जाते थे जिन्ना हॉस्पिटल मेडिकल लीगल के प्रेशर डालने, सर्टिफिकेट्स बनाओ, ये करो, डॉक्टर्स को दाखिल कराओ, ये करो मरी। और वो जो क्लब था उसको रन करते थे कराची में एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन था शोएब खान, जिसको बाद में जेल में मार दिया गया था, या पता नहीं उसका हार्ट फेल हो गया था, क्या हुआ था। वो क्लब चलता था, और वो चंद साल पहले वो क्लब बंद हुआ। वो क्लब रन करता था खालिद शहनशाह, और उस क्लब ही क्लब की आमदनी तो पुलिस वाले भी शामिल थे, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी थे, सियासतदानों ने भी हाथ रखा हुआ था, और वो क्लब करोड़ों रुपया महीने का कमा के देता था वो जुआ खाना, और वो मेरे ख्याल से चंद साल पहले बंद हुआ है। तो वहां खालिद शहनशाह से जो मेरी आखिरी तो नहीं लेकिन एक इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई, वो उस वक्त हुई जो मोहतरमा अमेरिका में थी, और ये बात है 2007 अक्टूबर में मोहतरमा वापस आई है, तो मेरे ख्याल से अगस्त की बात होगी जब मोहतरमा अमेरिका गई हैं। तो खालिद शहनशाह जो है वहाँ पे वो मुकीम थे अमेरिका में, और वो जब जरदारी साहब और मोहतरमा ट्रैवल करते थे तो खालिद शहनशाह उनकी लिमोजीन चलाते थे। तो खालिद शहनशाह जो है जब एक जगह जाना था कहीं कॉफी के लिए, मैं मोहतरमा और जरदारी साहब, तो खालिद शहनशाह जब आए तो मैंने एकदम से मैंने कहा ये तो खालिद शहनशाह है, तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? तो उसने कहा मैं तो यहाँ तक काफी अरसे से डॉक्टर साहब अमेरिका में ही रहता हूँ। तो खालिद शहनशाह उस वक्त अमेरिका में थे, और फिर वो दुबई आ गए, फिर वहां से मोहतरमा के साथ वापस आए, आगे पीछे आए होंगे। लेकिन खालिद शहनशाह जो है एक बड़ा पुरस्कार था किरदार, और खालिद शहनशाह को कत्ल जो किया गया वो अब तो मान लिया है उजैर बलोच ने कि उसने मारा, उसने मुखबरी की, और उनकी गार्ड्स डिच कर गए, उनको पैसा वैसा दे दिया था गालिबन ताकि खालिद शहनशाह अकेला रह जाए। लेकिन खालिद शहनशाह जो है वो बहुत से अहम राज अपने साथ ले गया, और इसी तरह से बिलाल शेख जो था लड़का, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ था और बहुत साथ था, ये बिलाल शेख भी कोई 90s और 2000 का जो पूरी जो डिकेड है उसमें बेशुमार जराइम में ये मुलविस रहा बिलाल शेख लड़का। कत्ल इधर से उधर, उसकी मुखबरी, दोस्तों की मुखबरी, फिर ये फिर वो, फिर इसको मरवा दो, उससे मरवा दो, जैसे उजैर बलोच अब कहानियां बता रहे हैं, मुझसे ये करवा दिया तो मुझसे वो, और आखिर में फिर ये होता है कि जब बहुत ज्यादा बैगेज बढ़ जाता है तो वो लड़के को कहते हैं इसका ज्यादा हो गया यार, अब इसको साफ करवाओ, कल को पकड़ा गया तो मरवाएगा। तो फिर वही हुआ बिलाल शेख के साथ भी, और उजैर बलोच बच गया, क्योंकि उजैर बलोच को रूल्स पता है गेम के कि एक खास हद तक मैं इस्तेमाल हूंगा। उसको फीलिंग होगी अचानक, जैसे ही उससे हाथ हटा तो उजैर बलोच को अचानक एहसास हो गया इलेक्शन के बाद कि अब मेरी जरूरत इनको नहीं रही, और ये ऑपरेशन शुरू हो गया, मुझे बचा नहीं रहे, इनकी अपनी रेट ऊपर नीचे डिस्टर्ब हो रही है, ऑपरेशन कराची ऑपरेशन हो रहा है, तो उजैर बलोच को, और ये मुझे खुद ही मरवा देंगे या हैंड ओवर कर देंगे और बाद में कहेंगे बाद, तो उजैर बलोच यहां से निकला और बाहर जाके फिर उसने जिनके साथ वो, अब सवाल यहां पे एक उठेगा आने वाले दिनों में कि इसको पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कैसे लेता है, इसकी क्या डिटेल्स बताता है, क्योंकि अब मामला अगर आप एक दूसरे मुल्क का पासपोर्ट रखते हैं और फिर नादरा कैसे उठेगा, आपके दो शनाख्ती कार्ड निकल के आ रहे हैं, कोई ईसीएल मौजूद है, कोई एयरपोर्ट पे अदारे बैठते हैं, कोई कुछ चेक करता है कि कहां से, मतलब आप बलूचिस्तान से चले जाते हैं ईरान, और ईरान से चले जाते हैं मस्कत, और मस्कत से घूम घाम के, मतलब ये क्या तमाशा है। तो मतलब मेरा ख्याल है कि इसमें उजैर ने जो नाम लिए हैं, मतलब अच्छा इसमें मीडिया के भी बहुत सारे लोगों के नाम ले दिए उसने, यानी सहाफियों के, मीडिया से मुराद ये कि सहाफी या कुछ ऐसे लोग जो प्रिटेंड करते हैं अपने आपको के मुख्तलिफ अखबारात से, जराइद से, डमी न्यूज़पेपर से मुंसलिक हैं, तो उजैर उनके भी बहुत सारे नाम लिए हैं। मैंने भी किसी से पूछा जो इस तमाम मामले से वाबस्ता है शख्स, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी 100 के करीब जो मकामी अखबार वगैरह छपते हैं या लोग हैं मीडिया से रिलेटेड, 100 के करीब वो नाम ले रहे हैं कि मैं इनको बुलाता था, इनको बुलाता था, इनको बुलाता था, इनको किसी को पैसे देता था, किसी के और काम करता था, किसी का कब्जा करवा देता था, किसी के लिए और करता था। तो लेकिन आप देखें कि एक क्लासिक स्टोरी है कि सवाए जुल्फिकार मिर्जा के इस वक्त सारे के सारे लोग अपनी जान बचाओ और पैसा बचाओ और इज्जत सब भागे हुए, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि किस किस का नाम उजैर ले रहा है। अच्छा उजैर, जहां तक मुझे अंदाजा है, उजैर जैसे बंदे जो होते हैं ना, मतलब ये खास स्टेज पे जाके फिर इनके लिए ये नहीं इशू रहता, ये इशू रहता है आसिम हुसैन जैसे लोगों के लिए या बाकी लोगों के लिए कि यार हमें फौजी दौर, मतलब उजैर उस प्रोसेस से गुजर चुका है। उजैर को पता है कि किस तरह मारना है, मरना है, ये करना है, मतलब वो उजैर इस मरले पे उसको पता है कि मैं छुट भी गया तो मैं मुझे मार देंगे वो लोग जो मेरे सरपरस्त रहे कल तक, क्योंकि इसी तरह से मारा गया था चौधरी असलम के हाथों कोई और फिर चौधरी असलम कैसे मारा गया वो वाला कहानी है, जिसको ब्लास्ट बताया गया था कराची में, वो भी कहानी चल रही है कि वो क्या था, चौधरी असलम को किसने मरवाया। तो बात ये कि इससे वो मरवा दिया, उसको वो मरवा दिया, उससे वो मरवा दिया, अल्टीमेटली वो पीछे गायब। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब चूंकि एक अहम मोहरा पकड़ा गया। अच्छा ये इंटरकनेक्टेड है, जैसे मैंने बताया डॉक्टर आसिम इनके साथ कनेक्ट होंगे, ये उनके साथ कनेक्ट होंगे, फिशरीज के लोग, अच्छा जमीनों पे कब्जे, फिर सियासतदान, फिर पुलिस वाले, देखिए आईजी सिंध तक साबिका मुलविस रहे हैं, जेलों में लोगों को मारा जाता रहा है, कत्ल होते रहे लोग जेलों में, जेलों के अंदर कब्जे रहे हैं। तो मतलब ये मेरा ख्याल है कि जो मैं बात पहले भी कहता रहा हूं बार बार कि ऑपरेशन रुकेगा नहीं, और इस ऑपरेशन की का कराची का आप देखें ना, कराची से
सिर्फ किलिंग्स नहीं खत्म हो रही, कराची से सिर्फ भत्ता और लैंड माफी नहीं, कराची से प्रॉक्सी वॉर्स खत्म हो रही हैं। आप अगर गौर करें तो कराची से एक तरह से प्रॉक्सी वॉर है ना, कि आप दूसरे मुल्कों के पासपोर्ट के साथ वहां पे बॉर्डर से गुजर रहे जा रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में ये बिलाल शेख को कैसे मारा, क्यों मारा, इसको तो सिंपली मेरे ख्याल से 164 पे अपनी पहली पेशी होगी, 164 पे अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा देगा उनके सामने और आराम से करेगा। मतलब कोई ऐसा नहीं कि आसिफ हुसैन की तरह मुझे जबरदस्ती की, मुझे छू दिया, मुझे चुटकी करी है, कि मतलब ऐसा कुछ नहीं। आराम से उसने उसकी जो कंडीशंस थी, उसने जो बात की होगी, मुझे इज्जत से लाना, मुझे मतलब ये मत करना बस, और मुझे फांसी लगा देना, मैं अपने सारे गुनाह मानता हूँ और मेरी फैमिली को सिक्योरिटी, और गालिबन इस तरह का कोई मामला। तो उज़ैर उस फेज से निकल चुका है जब उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता कि फौजी दाल में भेजेंगे। उस आदमी ने खुद अपने हाथों से मारे हुए इतने लोग, वो खुद मान रहा है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है इस बात की? बस ये होगा कि बस ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, लंदन के हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमारे साथ रहने के लिए आपका भी शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।